हाँ विद्यार्थी वटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सेट नंबर 6 का पहला जो है पार्ट नंबर 1 बना दिया था, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। अब देखेंगे पार्ट नंबर 2 का ए नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 2 का ए नंबर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद p-1 कोष्टक में बंद x² प्लस px+1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये जो सवाल है इस तरीके का दिया हुआ है। इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो कि सवाल ये आपका दिया है 4 नंबर का सवाल है, दूसरे का ए नंबर। दूसरे का ए कह रहा है, जो सवाल आपका दिया है, सवाल आपका है पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, पी एक्स बराबर हो जाएगा कोष्टक में है p-1 और x² कितना हो जाएगा x² और प्लस px+1 बराबर 0 कितना हो जाएगा +1 बराबर 0 का शून्यक कह रहा है। शून्यक आपका दिया है शून्यक बराबर आपका -3। तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे, -3 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा p-3 बराबर हो जाएगा p-1 और x का मान कितना है -3 स्क्वायर प्लस p गुणे -3 + 1। अब इसको निकाल लेंगे तो p-3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा p-1 गुणे 9 और ये माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो आपका माइनस आ जाएगा 3p+1। तो यहाँ पे 9 का गुणा करा देंगे अंदर, तो 9p-9 -3p+1 यहाँ पे कर लेंगे तो 9p और 3p कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6p, क्योंकि 9p में जब 3p घटेगा आपका 6p आ जाएगा। और माइनस का कितना हो जाएगा -9 और प्लस का 1 जब घटेगा तो -8 बराबर किसके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6p -8 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6p बराबर 8। कितना हो जाएगा विद्यार्थी 6p बराबर 8। तो p बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 तेईस 6। तो आपका p बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थी 4/3। कितना आ जाएगा p बराबर 4/3। क्वेश्चन संख्या दूसरे का बी कह रहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये आपका दूसरे का बी है, कह रहा है 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0। ये आपका जो कि सवाल दिया है। तो इसमें p का मान निकालना है अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए विद्यार्थियों, अद्वितीय हल के लिए। इसको निकाल लेते हैं। सवाल आपका दिया है अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए दिया है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए सवाल क्या है, सवाल आपका दिया है 4x + py + 8 बराबर 0। एक दिया है 2x + 2y + 2 बराबर 0। तुलना करा देंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो a1 का मान आपका कितना हो जाएगा 4, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा p, c1 का मान कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार इसको कर देंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a2 का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, c2 का मान आपका कितना हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा 2। c2 का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखो a2 x से x काट देंगे लेकिन काटते नहीं है। a2 बराबर 2 और b2 बराबर 2, c2 बराबर 2। इसी प्रकार अब अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है आपका, अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अद्वितीय हल के लिए तो a1 का मान कितना है आपका 4 है, a1 का मान 4/a2 का मान आपका कितना है, a2 का मान आपका दिया 2 बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान है आपका p नहीं है कि गए b1 का मान p और b2 का मान आपका कितना है 2। कितना है b2 का मान 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा p = 8 कितने के 4 के, p = 8 किसके हो जाएगा 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के अतिरिक्त, यहाँ पे लिख देंगे
4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? P के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ये लिखना पड़ेगा। P यानी P का मान कितना? 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। सवाल नंबर दूसरे का सी कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बराबर कोण बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, पिछले सेट में भी आया था ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये सवाल दिया है आपका कुछ इस प्रकार से, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करती है? स्पर्श करती है। सबसे पहले एक क्या करना है, यहाँ पे हल डालेंगे। सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थियों? एक वृत्त खींच लेंगे। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितने का मन करो उतने खींच लीजिए। यहाँ पे O केंद्र मानते हैं। दो स्पर्श रेखा कितने? P बिंदु पर P मान लेते हैं। यहाँ पे P बिंदु मान लेते हैं। ये आपका P बिंदु हो गया। यहाँ से इसको यहाँ से मिला देते हैं, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं कह रहा है। वृत्त को क्या कर रहे हैं? स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ये आपका AB हो जाएगा। यहाँ पे P से है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। अब इसको मिलाने के बाद अब यहाँ पे इनको कह रहा है कि ये कितने डिग्री, यानी 90 डिग्री का ये भी बनेगा। ये कितने का बनेगा? ये आपका ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। क्या केंद्र को O मान, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे उत्पत्ति डालेंगे। क्या डालेंगे? उत्पत्ति विद्यार्थियों। यहाँ से उत्पत्ति जब हो जाएगा तो केंद्र जो होता है, केंद्र O है। क्या है? केंद्र O है हमारा वाला एक वृत्त है। सबसे पहले केंद्र O वाला एक आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वृत्त है। क्या मान लेंगे? वृत्त है। केंद्र O वाला एक वृत्त हो जाएगा। वृत्त है बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु क्या हो जाएगा? P है। बाह्य बिंदु P जो स्पर्श रेखा PA, ये आपका PA ये स्पर्श रेखा हो गई, और कामा PB आपकी PB, जहाँ A व B आपके क्या हो जाएंगे? स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। स्पर्श बिंदु AB आपका स्पर्श, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, तो AB आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे करेंगे कोण APO बराबर कोण किसके हो जाएगा? BPO। यानी हमें क्या करना है कि ये कोण बराबर सिद्ध करना है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने का होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा OA बराबर OB के, यानी ये वाली भुजा इसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, यानी त्रिज्याएं हो जाएंगी किसकी? वृत्त की हमारी क्या हो जाएंगी? त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो OA बराबर किसके हो जाएगा विद्यार्थियों? OB के हो जाएगा, जो कि एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या, जो कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, जो कि एक ही वृत्त की क्या है विद्यार्थियों? त्रिज्या है। OA बराबर किसके हो जाएगा? OB के। ये वाली भुजा, ये आपकी ये वाली भुजा किसके हो जाएगा? ये वाली, यानी OA बराबर क्या हो जाएगा? OB के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कोण OAP बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों कोण OBP बराबर कितने को हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो OP बराबर किसके हो जाएगा? OP के, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। क्या है विद्यार्थी? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है विद्यार्थी? उभयनिष्ठ भुजा। क्योंकि ये देखिए आप देखिए इस वाले त्रिभुज में
ये आपका त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाली जो भुजा है आपकी उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में क्या है, ओपी एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसको समझिए। तो ओपी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ओ ए पी बराबर किसके, समरूपता प्रदर्शित त्रिभुज ओ बी पी, यानी सर्वांग सम त्रिभुज है। कौन से, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, यानी ओ ए पी और बराबर ये इसके सर्वांग समता का ये चिन्ह है त्रिभुज ओ बी पी, सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है। उनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, उनके संगत भाग अथवा संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी हो जाएगा हमारा कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा कोण बी पी ओ। तो यही हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, यही विद्यार्थियों सिद्ध करना था। सवाल नंबर दूसरे घड़ी कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है विद्यार्थियों काटती है, क्या करती है, काटती है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो सवाल हम लोग लिख रखा है, अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की एक भुजा। तो सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे, क्या डालेंगे विद्यार्थियों, हल डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। तो इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बना लेते हैं। ये आकृति जो है एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। यहाँ से क्या है, एक भुजा काटती है, जो कि यहाँ पे मानेंगे डी और ई, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है विद्यार्थियों, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जो है, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी आपका क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। ये जो डी आपका दिया है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, यानी बीच का बिंदु है। क्या है, बीच का बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ए डी बराबर किसके हो जाएगा, डी बी के, यानी ए डी बराबर डी बी की। ये वाली भुजाएं भाई तो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, ए डी बराबर डी बी के। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। तो डी ई समांतर ये वाली भुजा, ये जो आपकी दिख रही है, ये वाली भुजा किसके, इसके समांतर है। तो डी समांतर बी सी के। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, यानी ए ई बराबर ई सी के। जब ए डी बराबर डी बी के तो ए ई बराबर ई सी के भी तो होना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। तो ए ई बराबर ई सी सिद्ध करना हमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्योरम हो जाएगी, यदि कोई रेखा, क्या, यदि कोई रेखा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यदि कोई रेखा त्रिभुज के एक भुजा के, किसके, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है। क्या की जाती है, खींची जाती है। जब खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। क्या करती है, काटती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो भुजा है तो दो अन्य भुजाओं पर काटती है, एक ये अन्य भुजा होगा, एक ये अन्य भुजा होगा, दो अन्य भुजाओं पर काटती है। तो इसको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए डी बटे डी बी, यानी ये वाली भुजा बटे ये वाली, और ये वाली भुजा बटे ये वाली, बराबर किसकी हो जाएगा, ए ई बटे ई सी की, यानी ए ई बटे ई सी, इसके बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक के, किसके बराबर हो जाएगा, एक के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नंबर मांग लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी बटे डी बी का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर रख देते हैं 1 में। तो जब यहाँ पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, कितने का हो जाएगा विद्यार्थी, ए ई बटे ई सी। तो त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी के, ए ई बराबर ई सी के। तो ए ई बराबर ई सी हमें क्या करना था विद्यार्थी, सिद्ध करना था। ए ई बराबर हमारा कितने के आ गया, ई सी के, हमें यही तो सिद्ध करना था, ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। प्रश्न संख्या दूसरे का ही कह रहा है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। जो आपका सी माध्य निकालना है, समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज़ है। इसमें वर्ग अंतराल दिया 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 170 से 160 से 170। बारंबारता में आपका दिया है 2, 8, 12, 20, 8। इसको क्या निकालना है, समांतर मान निकालना है। क्या निकालना विद्यार्थियों, समांतर मान। तो समांतर मान निकालने के लिए मध्यमान और एफ एक्स निकालना होता है। बारंबारता को एफ बोलते हैं, मध्यमान को एक्स बोलते हैं। तो एफ गुणे एक्स निकालना होता है। तो सबसे पहले 120 में जब 130 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ से 200, कितना आ जाएगा, 250, कितना आएगा, 250। जब 250 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 125, कितना आएगा, 125। फिर 125 में फिर 10, इसी प्रकार 135 आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़कर आधा, इनको दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 145 आएगा। यानी 10 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 10 10, 155 हो जाएगा। इसमें 10 जब बढ़ जाएगा तो 165 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 250, कितना आएगा, 250 विद्यार्थियों आएगा। जब इसका गुणा करेंगे 8 5 40, हासिल लगा 4, तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1080। जब इसका दोनों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1740। इनका विद्यार्थियों गुणा कर लेना। इनका जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3100, कितना आ जाएगा, 3100। फिर जब इनका दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1320। विद्यार्थियों इनका गुणा करके करना है, तो इनको गुणा जब करेंगे तो इस तरीके आएगा। तो आप इनको क्या करना, जोड़ना है 0, और कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, 13 4, 13 4 आपका हो जाएगा 17 2, 19 3 9, हासिल लगा 1, और फिर यहाँ पे आएगा आपका 3 7 3 10, 10 2 10 4 14 की 4, हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7490। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 8 18 2 20, हासिल लगा 2 2 2 5, कितना हो जाएगा, 5। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये एफ का मान होता है, ये किसका मान होता है, सिग्मा एफ एक्स का। तो आपका सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 7490, और बटे कितना हो जाएगा, 50। 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 749 बटे 5। 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, और यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 5 मठी कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। फिर यहाँ पे आपका 4, तो 4 चला जाएगा, 5 45.8, यानी आपका कितना आ गया, आपका आ गया 149.8। यानी समांतर माध्य बराबर कितना आ गया विद्यार्थी, समांतर माध्य बराबर हो गया आपका 149.8। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरे का कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो और काली हो। तो लाल गेंद काली गेंद निकालना है विद्यार्थियों। तो इसमें जो सवाल कह रहा है आपका, एक थैले में 3 लाल, यानी एक थैला बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। थैला जैसे बना लीजिए आप लोग थैला। तो यहाँ पे 3 काली हैं और क्या, 3 काली और नहीं सॉरी 3 लाल और 5 काली, 5 काली और 3 लाल गेंदें थी, यानी थैले में। तो इस प्रकार यादृच्छा निकाल, यादृच्छा का अंदर मतलब होता है बिना देखे।
कि वह लाल होगी, तो सबसे पहले लाल गेंद निकाली जाएगी। तो यहाँ पे निकालना है लाल गेंद निकालने की संभावना। लाल गेंद निकालने की संभावना। भाई लाल गेंद निकालना है तो लाल गेंद निकालने की संभावना सिर्फ 3 है, तो है तो कितनी है 3, यानी लाल गेंद निकालने की संभावना कितनी है 3। और कुल संभावना का मतलब होता है विद्यार्थियों 5 3 8, यानी कुल संभावना कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ से निकालेंगे अब सबसे पहले कह रहा है लाल गेंद हो, ये कह रहा है सवाल में कह रहा है लाल गेंद हो। तो यहाँ पे लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा विद्यार्थी, लाल गेंद की प्रायिकता यानी PE बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संभावना बटे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कुल संभावना बटे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कुल संभावना। तो संभावना बटे कुल संभावना आपका कितना है, संभावना आपका विद्यार्थियों 3 है और कुल संभावना कितना विद्यार्थियों 8। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल गेंद की प्रायिकता 3/8 विद्यार्थियों क्या हो जाएगा 3/8। अब दूसरा नंबर कह रहा है काली गेंद हो, तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद कितनी निकाली जाएंगी, काली गेंद की संभावना हो जाएगी आपकी कितनी, क्योंकि 5 काली गेंद है आपकी, तो 5 काली यानी संभावना कितनी, यानी 5 ही तो निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, तो 5 हो जाएगी, यानी काली गेंद की संभावना हो जाएगी 5। और कुल संभावना आपका कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, कुल संभावना था आपका 8। तो काली गेंद की प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, काली गेंद की प्रायिकता आपका हो जाएगा, काली गेंद की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, PE बराबर हो जाएगा संभावना बटे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कुल संभावना बटे कुल संभावना हो जाएगा। संभावना आपका कितना है, संभावना आपका 5 दिया है 5 और कुल संभावना कितना 8। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली गेंद PE यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 5/8, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 5/8, यानी काली गेंद की प्रायिकता बराबर 5/8। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है जो कि 6 नंबर का है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और सभी पदों का योगफल 400 है। कितना विद्यार्थी 400। पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आता है, तो ये सवाल आपका लिख रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हल, क्या डालेंगे हल, जो कि हल में इसमें क्या किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो आपको यहाँ के लिखना है प्रथम पद A बराबर कितना है आपका 5 और अंतिम पद कह रहा है, तो अंतिम पद AN, अंतिम पद को AN बोलते हैं, AN बोलते हैं, तो AN बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 45। और पदों की संख्याओं का योगफल, पदों की संख्याओं का योगफल हो जाएगा विद्यार्थियों, योगफल SN बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 400। तो पदों की संख्या यानी हमें किसका निकालना है, N का मान निकालना है, और सर्वांतर यानी D का मान निकालना है। किसका मान निकालना है विद्यार्थियों, D का मान। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब पदों की संख्याओं का योगफल, क्या कह रहा है विद्यार्थियों, पदों की संख्याओं का योगफल, तो पदों की संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है, पदों की संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है, पदों की संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है विद्यार्थियों, क्या होता है SN बराबर होता है N/2 कोष्टक में A + AN, कितना होता है SN बराबर N/2 कोष्टक में। SN का मान कितना दिया आपका, SN का मान दिया 400, तो यहाँ रखेंगे 400 बराबर N का मान निकालना है, A का मान प्रथम पद कितना 5, कितना है 5, प्रथम पद आपका कितना है 5 प्लस अंतिम पद कितना 45, तो यहाँ से निकाल लेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी, यहाँ पे हो जाएगा 800, यानी दुगुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 में जब तीजे गुणा कर देंगे तो 2 का, तो 800 हो जाएगा बराबर N। अब 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 80 बटे ये 5 आ जाएगा, 5 × 9 5, 5 × 9 5, 5 × 6 30, तो N बराबर कितना आ गया 16, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 16, पदों की संख्या कितनी आ गई विद्यार्थी 16। अब हमें निकालना है क्या सर्वांतर, क्या निकालना है सर्वांतर, तो सूत्र होता है अंतिम पद
ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है विद्यार्थियों? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद ए एन का मान कितना था? ए एन का मान आपका दिया 45। कितना दिया? 45। तो यहाँ पे 45 रखिए बराबर ए का प्रथम पद का मान कितना है? प्रथम पद का मान है 5। कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 रखिए प्लस एन का मान हमारा है 16। 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद 45, प्रथम पद 5, एन का मान है 16। तो यहाँ से क्या करेंगे? 45 5 को इस साइड ले आएंगे, बराबर हो जाएगा 15 डी। कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि 16 में घटेगा तो 15 और डी ये लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 40/15। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 40/15। डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 45 में 5 घटेगा आपका 40 होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 में 1 घटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 40/15। कितना हो? 40/15। तो 5 40, 5 15। तो डी बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों? 8/3, यानी सर्वांतर डी बराबर कितना हो गया विद्यार्थियों? 8/3। कितना हो गया? 8/3। सर्वांतर डी बराबर 8/3। ये किसका मान है? ये सर्वांतर का मान है। और ये किसका है? पदों की संख्या का मान। किसका? पदों की संख्या का मान, यानी 16। यानी हमारा हो जाएगा n बराबर 16 और d बराबर हो जाएगा 8/3। ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। सवाल नंबर तीसरे का अथवा कह रहा है, तीसरे का अथवा आप देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ए नंबर कह रहा है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। ये आपके समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दिए हैं। इनको हल कर लेते हैं। जब इस तरीके के सवाल मिलते हैं तो हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। किससे? विलोपन से। तो यहाँ पे कुछ तो कह नहीं रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा, समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। कितने का विद्यार्थियों? 1 का गुणा करने पर। 1 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं विद्यार्थियों। 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x + 3y। 3 का गुणा पूरे में हो जाएगा विद्यार्थियों, 3 × 5 = 15। अब यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 2x - 3y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 4। अब इसको देखो, ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y, दोनों आपस में कट जाएंगे। 3 दूना या 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5x। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 में जब 4 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19। तो x बराबर आपका आ गया विद्यार्थी 19/5। x का मान कितना आ गया? 19/5। तो x का मान आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको रख देते समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 5। तो x का मान आपका है 19/5। कितना है विद्यार्थी? 19/5 प्लस y बराबर कितना है? 5। x का मान 19/5 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? समीकरण नंबर 1 में रख दिया, जो कि समीकरण नंबर 1 हमारा क्या दिया था? x + y बराबर 5। ये आपका दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों 5 माइनस इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/5। तो आपका 5 लासा पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 19। तो y बराबर आ जाएगा 25 में जब 19 घटेगा तो आपका आ जाएगा 6 और बटे में कितना? 5। यानी x का मान आपका हो गया विद्यार्थी 19/5, y का मान हो गया 6/5। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर हो गया। नंबर तीसरे का बी कह रहा है, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ये आपको सवाल दे रखा है, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? समीकरण 1 में इस वाले 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा तथा समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। 4 का गुणा करने पर इस तरीके लिखना पड़ेगा विद्यार्थी एग्जाम में करने पर। तो 2 का गुणा पूरे में करेंगे, 2 × 2 = 6x। कितना हो जाएगा? 2 × 6x। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस का 8y बराबर 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो आपका 20। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8x। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 8y बराबर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8x 8y प्लस का है, 8y माइनस का है। तो यहाँ पे 8 × 6 = 14x। कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 14x बराबर 28। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 28। तो x बराबर हो जाएगा 28/4।
14, 28 बटे कितना हो जाएगा 14, 14 का नाम 14, 14 दूनी 28। तो आपका कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2, x बराबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने विद्यार्थियों 1 में रखने पर, जो कि समीकरण 1 आपका जो दिया है कितना दिया है 3x + 4y बराबर कितना विद्यार्थियों 10। तो 3x का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 10 - 6। तो 4y बराबर हो जाएगा आपका कितना विद्यार्थियों 10 में 6 घटेगा 4। तो y बराबर आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कटेगा तो y बराबर कितना आएगा विद्यार्थियों y बराबर 1, यानी x बराबर 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 1। यही हमारे क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा। तो एक शंकु के आकार का, सबसे पहले एक हमें क्या बनाना है शंकु बनाना है। एक शंकु बना लेते हैं, जो कि ये इस प्रकार शंकु बन जाएगा आपका। ये आपका क्या है शंकु है, क्या है विद्यार्थियों शंकु। सबसे पहले शंकु के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला बना है जो कि त्रिज्याएं क्या है समान है, यानी शंकु की त्रिज्या और किसकी और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। और यदि कह रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या किसका शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, किसका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ये जो सवाल में कह रहा है, तो शंकु वक्रपृष्ठ होता है आपका πr/l बराबर हो जाएगा अर्धगोले का होता है 2πr²। 2 यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा आपका, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एल बराबर आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा। क्या आ जाएगा एल बराबर 2r विद्यार्थियों। तो इसमें निकालना क्या है हमें निकालना त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, किसका विद्यार्थियों त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना, जो कि सवाल में कह रहा। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा R² + H²। क्या हो जाएगा विद्यार्थी R² + H²। तो L का मान आपका कितना दिया 2R, तो यहाँ पे लग देंगे L का मान 2R रख देंगे, 2R L की जगह क्या रख दिया 2R। तो R² + H², क्या हो जाएगा विद्यार्थी R² + H²। तो 2R बराबर यहाँ के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4R² बराबर हो जाएगा R² + H²। R का पद अलग ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4R² माइनस ये वाला R² बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों H² हो जाएगा, क्या हो जाएगा H²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3R² बराबर हो जाएगा H²। तो पहले त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या को यहाँ ले लेंगे, तो R² बटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों H²। यहाँ पे H की जगह 1 बचेगा, बटे में कितना है, बटे में आ जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 3। तो इसको लिख सकते हैं R/H का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3। जब ये यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में हो जाएगा विद्यार्थी रूट में, तो R बटे कितना हो जाएगा R/H बराबर हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। तो R/H बराबर हो जाएगा 1/√3। यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर 1/1/√3। क्या है √3 है विद्यार्थी। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ऊंचाई और यानी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछ रहा था विद्यार्थियों, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। तो त्रिज्या आपकी रेडियस R है और आपका ऊंचाई क्या है H है, तो R/H बराबर 1/√3। सवाल नंबर 4 का अथवा कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, यानी विद्यार्थियों। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो सवाल लिख रखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे कह रहे 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार एक बेलन बना लेते हैं। इस प्रकार से कुछ बेलन बन जाएगा, जो कि इस प्रकार से बनेगा बेलन
कितना ऊंचा है 2.4, कितना है विद्यार्थियों 2.4, 2.4 आपका ये है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचा। ऊंचाई वाला इसका व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर आपका व्यास है। जैसे सवाल में कह रहा है तो उसी प्रकार करेंगे। अब आगे कह रहा है ठोस बेलन इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अगर शंक्वाकार खोल काटा जाएगा तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, जो कि इस प्रकार बनेगा। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी h बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी आपका दिया 1.4, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका कितना 0.7, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा इसमें। तो क्योंकि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ये बेलन का त्रिज्या हो गई आपकी। अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि समान त्रिज्या कह रहा है, समान व्यास कह रहा है, तो यह इसकी भी हो जाएगी r बराबर कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब ये इसका हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे निकाल लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या निकाल लेंगे विद्यार्थियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट r का मान कितना, r का मान दिया 0.7 का स्क्वायर, h का मान कितना, h का मान है 2.4, कितना हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। तो विद्यार्थी उसको निकाल लेंगे तो 0.7 का आपका क्या हो जाएगा 0.49 यानी 49। अब प्लस कितना हो जाएगा 5.76, क्योंकि 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76। जब दोनों को जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा आपका 6.25। जब एल बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया हमारा एल का मान। किसका मान आ गया विद्यार्थियों एल का मान। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका इसमें दिख क्या कह रहा है, बेलन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आकृति में दिया है। अब फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका विद्यार्थियों, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपका क्या हो जाएगा प्लस गोले के आधार का क्षेत्रफल, गोले के आधार का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी गोले का नहीं, गोला क्योंकि दिया ही नहीं है तो यहाँ पे बेलन दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने गोला बोल दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपका ये बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और प्लस शंकु क्या होता है, शंकु का होता है πr/l। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेलन का आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेलन का यह क्षेत्रफल या नीचे वाला का जो दिख रहा है यहाँ पे आपका वृत्त दिख रहा है। क्या दिख रहा है विद्यार्थियों, वृत्त। तो वृत्त हो जाएगा प्लस πr²। क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिया था 2πr/h। क्या दिया था विद्यार्थियों 2πr/h बेलन का। और यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे दिया था शंकु का πr/l, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा πr², क्योंकि वृत्त का था। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आपका दिख रहा है πr कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है विद्यार्थियों πr कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 2h, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा l, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा r। तो यहाँ पे पाई का मान आपका कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है 22/7। इसका r का मान है त्रिज्या 0.7, 2 गुणे कितना हो जाएगा 2.4, क्योंकि ऊंचाई कितनी 2.4। एल का मान कितना आपका आया था, एल का मान आया था 2.5, त्रिज्या का मान कितना 0.7। तो इसको निकाल 7 से 7 काट देंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2.2, और गुणे कितना हो जाएगा यानी 24 दूना कितना होता है 48, प्लस 2.5, और फिर प्लस यहाँ पे लगेगा और 0.7। कितना हो जाएगा विद्यार्थी 0.7। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2.2
और गुड़े यहाँ पे सबको जोड़ देंगे तो 8 7 15, और यहाँ पे 7 5 12 8 20, हासिल लगा 2, तो 4 2 6, 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 2.2 गुड़े 8, तो यहाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लगभग आपका लगभग क्या आ जाएगा, लगभग हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग हो जाएगा। नहीं, सवाल नंबर 5 कह रहा भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, 5वां नंबर है, जो 5वां नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे हल डालेंगे, फिर इसके बाद कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर दूरी, तो यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्वाधर टावर एक खींच लेते हैं। ऊर्ध्वाधर टावर जो कि आपका क्या है PQ, क्या है PQ, तो PQ नीचे यहाँ P हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा है जो कि यहाँ पे क्या x बिंदु है, क्या है x बिंदु है, और x से और P के बीच का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका, ये सवाल में कह रहा है यहाँ के उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है आपका, यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों 60 डिग्री। अब इसके बाद कह रहा बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, तो बिंदु x से हम कितना 40 मीटर ऊंचा कर देते हैं। यहाँ पे 40 मीटर ऊंचा कर दिया, 40 मीटर, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है y, क्या है y, यहाँ पे लिखा है x से y बिंदु से Q का उन्नयन कोण कितना है, Q का उन्नयन कोण आपका है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 हो तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, ये यहाँ से 40 मीटर हो जाएगा। इसको यहाँ से हम मान लेंगे r, यहाँ से क्या मान लेंगे r, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x। तो सबसे पहले त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ये वाला, ये जो आपका दिख रहा है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा QRY, चाहे YRQ लिख लो चाहे QRQ लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा tan 45, कितना हो जाएगा tan 45, tan 45 बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया, लंब दिया QR, लंब कितना दिया QR को हमने क्या मान रखा है h, क्या मान रखा है, तो h बटे कितना हो जाएगा, अगर ये वाली x है भुजा तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों x हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा, तो h बटे x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे x, तो ये गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा विद्यार्थियों x बटे x बराबर हो जाएगा h। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है QPX, क्या हो जाएगा QPX, या चाहे XPQ, क्या XPQ में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan कितना, tan आपका 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा h, कितना हो जाएगा h, और प्लस कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा h प्लस 40 बटे आपका कितना है बटे h प्लस, यानी h ये दिया और 40 ये दिया, तो टोटल ये ऊंचाई हो जाएगी आपकी यहाँ से, तो h प्लस 40 बटे x, यानी लंब बटे आधार होता है तो आधार हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 बराबर हो जाएगा h प्लस 40 बटे x, तो तीर गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना x अंडर √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 40, कितना हो जाएगा विद्यार्थी h प्लस 40 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 माना था, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम 2, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 1 का मान कितना है x बराबर h, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे h, तो यहाँ पे क्या है x अंडर √3 बराबर h प्लस कितना था 40, तो x की जगह रख देंगे h, तो h अंडर √3 बराबर h प्लस कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 40, तो यहाँ पे h वाले अलग कर लेंगे, तो h अंडर √3 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 40, तो यहाँ पे h कॉमन है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 40, तो h बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, आ जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1, कितना हो जाएगा h बराबर 40,
40/√3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कितना आया था, h बराबर आ गया था 40/√3 माइनस 1। तो यहाँ से इतना हो गया था। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, अब इसको परमेकरण कर देंगे। √3 + 1 और √3 + 1 क्या करने पर, परमेकरण करने पर। क्या करने पर, परमेकरण करने पर। परमेकरण कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 40 और यहाँ पे बचेगा √3 + 1 बटे ये a - b, a + b ये होता है a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 40 √3 + 1 बटे 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 √3 + 1 बटे 2। 3 में घटेगा 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थी, 20/√3 + 1 मीटर। किसका, यानी ऊंचाई आ गई हमारी किसकी, यहाँ हम भी ऊंचाई जो एच का मान कितना आएगा, 20/√3 + 1। अब h का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। किस में, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, x बराबर h था आपका। तो x बराबर h का मान कितना हो जाएगा, h का मान यही आया तो वही चीज़ हो जाएगा, x बराबर h। तो यानी 20/√3 + 1 मीटर। ये किसका आ गया, x का मान आ गया ये तुम्हारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कह रहा था PQ के बीच की दूरी, यानी PQ की दूरी निकालना था। तो PQ की दूरी हो जाएगी 40 + h, कितना हो जाएगा, 40 + h। तो 40 अब प्लस h का मान कितना है, h का मान है 20/√3 + 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 प्लस ये इसका अंदर 20 का गुणा कर देंगे। तो 20/√3 + 20। तो 40 + 20 कितना होता है आपका, हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 20/√3, क्योंकि 20 में जब 40 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे का मान आपका 20 है। तो 20 × 60 3√3 मीटर। ये किसका, PQ के बीच की दूरी आ गई कितना, 20 3 + √3 मीटर। सवाल नंबर 5 का अथवा कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, कितने, 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, जो कि सवाल दिया है हमारा। सवाल हमने लिख रखा है, यहाँ पे डालेंगे हल। क्या डालेंगे विद्यार्थियों, हल। तो सबसे पहले कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर। सबसे पहले एक प्रकाश स्तंभ बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रकाश स्तंभ। ये आपका प्रकाश स्तंभ हो गया, ये प्रकाश स्तंभ से। फिर इसके बाद कह रहा है शिखर से देखने पर समुद्र तल के दो जहाजों के अनुमान कोण, यानी दो जहाज आप नीचे हैं, एक जहाज इधर मान लीजिए, एक जहाज इधर मान लीजिए। दो जहाज के अनुमान कोण कितना है, पहले आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री। कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहली वाली जहाज का आपका यहाँ से बन जाएगा, कितना बनेगा कोण, 30 डिग्री। फिर दूसरे वाली जहाज के यहाँ से अनुमान कोण बन जाएगा कितना, कितना बनेगा आपका 45 डिग्री। कितना बन जाएगा, 45। अनुमान कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये अनुमान कोण है। इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेंगे h, यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर। और यहाँ से हो जाएगा, इसको मान लेंगे x। कितना मान लेंगे, x। तो PQRS, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कितना, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में तो आपका हो जाएगा tan 45 बराबर हो जाएगा h/x। कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर h/x। तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h/x। तीजे गुणा करेंगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, h। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज, अब दूसरा वाला लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQS। समकोण त्रिभुज PQS, समकोण त्रिभुज PQS में। तो यहाँ पे हो जाएगा tan कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा h/50 + x। कितना हो जाएगा, h/50 + x। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 हो जाएगा।
tan 30 ये वाले का tan 1/√3 और h बटे कितना हो जाएगा 50 प्लस x। अब तीर गुणा कर देंगे तो h√3 बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस x, कितना हो जाएगा 50 प्लस x। अब हमारे क्या करना है, यहाँ पे मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना मान लिया 2। अब इसको अलग से कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 कितना था आपको, कितना था यहाँ से देख लेते हैं। ये पे h√3 50 प्लस x, यहाँ पे दिया h√3 बराबर 50 प्लस x। इसको कर लेते हैं यहाँ पे h√3 और कितना है 50 प्लस x। तो h√3 बराबर 50 प्लस x का मान क्या था, x का मान था h, कितना था h। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा h√3, h वाले पद अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे h हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ से कितना आपका h का मान आ जाएगा तो यहाँ से आएगा √3 - 1 बराबर 50, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों बराबर 50। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 50/√3 - 1, कितना हो जाएगा 50/√3 - 1। अब यहाँ पे क्या करने का, क्या करेंगे √3 + 1/√3 + 1 यानी परमेयकरण कर दिया। क्या कर दिया परमेयकरण, क्या करने पर परमेयकरण करने पर। जैसे यहाँ पे अगर प्लस हो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लग जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 50√3 + 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b और a + b बन जाएगा तो a² - b² का फार्मूला होता है। यहाँ से आ जाएगा 50√3 + 1/√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर हो जाएगा 50√3 + 1/2, कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे इसको तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 25√3 + 1 मीटर। किसका यानी इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई 25√3 + 1 मीटर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सभी लोग अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।